हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान धारा चैनल पर। आज हम करते हैं दोस्तों आधुनिक काल की मुख्य प्रवृत्तियां और नामकरण। दोस्तों, अगर आप पीछे की वीडियो हमारी देखेंगे तो हमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की सारी प्रवृत्तियां और नामकरण और सभी रचनाकार हैं हमने अपनी वीडियो पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उस पर जाकर हमारी वीडियोस देख सकते हो। और आज हम करते हैं आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां और नामकरण। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं आधुनिक काल की मुख्य प्रवृत्तियां और नामकरण। इसमें देखते हैं कि हमने कल किया था रीतिकाल, और रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले कवि जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगे हुए हैं, वो हमने कवि इम्पोर्टेंट कवि थे वो किए हुए हैं। तो आज हम करते हैं इसके अंतर्गत इसके हैं रीतिकाल की समाप्ति के बाद भारतेंदु युग के आरंभ के पूर्व का काल साहित्यिक दृष्टि से भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पीछे के जो रीतिकाल था उसकी समाप्ति के बाद में ही हमारा क्या आ जाता है, तुरंत ही आधुनिक काल आ जाता है। और आधुनिक काल के बाद में सबसे पहले है वो है भारतेंदु युग। तो हम भारतेंदु युग जो सबसे पहला काल है उस युग को ही हम क्या बोल सकते हैं, आधुनिक काल बोल सकते हैं। आधुनिक काल के सारे अगर युग को देखें तो हमने उसका अंदर वीडियो के अंदर आगे डाले हुए हैं। इसको देखते हैं कि रीतिकाल की समाप्ति के बाद भारतेंदु युग के आरंभ के पूर्व का काल हमारा है वो साहित्यिक दृष्टि से भारतेंदु पूर्व कार्य काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। जो पीछे हमारा काव्य पाठ जितना भी लगा हुआ है आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक, वो सारा हमें काव्य के रूप में मिलता है और उसको क्या बोला जाता है, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के नाम से। जिसकी समय सीमा है वो 1846 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक मानी जाती है। इसकी समय सीमा है कितनी है, 1840 से 1867 ईस्वी तक। अगर संपूर्ण आधुनिक काल की बात की जाए तो आगे हमारी विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। हम पूरे आधुनिक काल की अगर विशेषता देखते हैं तो वो अलग हैं, और भारतेंदु छायावादी युग है वो इनकी विशेषताएं हैं वो आगे हैं, वो अलग अलग है। तो हम आज पूरे आधुनिक काल की विशेषताएं हैं वो पूरी सारी इकट्ठी करके आधुनिक काल की इसके अंतर्गत शामिल की हैं। इसके अंदर है समय सीमा है वो 1850, पूरा आधुनिक काल है वो 1850 ईस्वी से स्टार्ट होके और पूरा आज तक होता है। आधुनिक काल से गद्य भाषा का विकास हुआ। पीछे हमने जितने भी काव्य पाठ पढ़े हैं वो भारतेंदु पूर्व काव्य पाठ के हिसाब से आ जाएंगे, और उसी यहाँ से स्टार्ट होता है आधुनिक काल से हमारा गद्य काल, जिसके अंतर्गत हमारी नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, ये सारे किस में आएंगे, गद्य भाषा के अंतर्गत आएंगे। तो पीछे का हमारा काव्य भाषा का पार्ट है और ये वह है गद्य भाषा का। आधुनिक काल में मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग है और खड़ी बोली को प्रमुखता दी गई। अभी भी इसके अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग होता था और ज़्यादातर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। आधुनिक काल हिंदी का प्रवेश द्वार माना जाता है। आधुनिक युग में अंग्रेजों के शोषण की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि हमारे पीछे के रीतिकाल का टाइम था उस टाइम से लेके आधुनिक काल तक है तो हमारा 1947 से पहले का ही है, और तो तभी हमारा क्या था, अंग्रेजों का शासन था। तो इसमें तो अंग्रेजों के शोषण की प्रवृत्ति मिलनी ही थी, इसलिए इसमें क्या क्या कहा गया कि अंग्रेजों के शोषण की प्रवृत्ति पाई जाती है। आधुनिक काल में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों दिखाई देती हैं, इसलिए आधुनिक काल राष्ट्रीय चेतना का काल भी कहलाया है, क्योंकि इनके अंतर्गत अंग्रेजों के शोषण की प्रवृत्ति मिलती है। तो भारतेंदु ने इसके विरुद्ध थोड़ी आवाज़ उठाई है, और पीछे इसके अंतर्गत अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो गुरु नानक देव ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बोला था कुछ, तो उन दोनों का इसके अंदर ऐड है। आधुनिक काल के काव्य में सामाजिक व राजनीतिक का समावेशन पहली बार किया गया। भारतेंदु ने इसके अंदर जो भी हमारे ग्रंथ है, रचना है उन्होंने लिखी है, तो उन्होंने इसके अंदर राजनीतिक और सामाजिक विषयों को शामिल किया है। आगे देखते हैं। इस युग में प्रकृति का चित्रण स्वच्छंद रूप से पहली बार किया गया। इन रूपों में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन और आलम्बन दोनों रूप में किया गया, इसलिए ही भारतेंदु युग को संक्रांति का युग भी कहा जाता है। स्वच्छंद रूप से मतलब कि दोनों रूप में प्रकृति का रूपण है वो उनको उद्दीपन रूप में भी और आलम्बन रूप में इसका रूप बना करके और उसको प्रतीक का रूप भी दे करके दोनों रूप में किया गया है, इसलिए ही भारतेंदु युग को संक्रांति का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे युगों का सम्मिश्रण मिलता है। क्योंकि पीछे के जितने भी युग हैं और आगे आने वाले है उसके अंदर सभी विशेषताएं मिली हुई है, तभी आधुनिक युग को क्या कहा जाता है, संक्रांति का युग। सम्मिश्रण यानी कि सबका मिश्रण मिलता है इसके अंदर।
तो आगे है आधुनिक काल का विभाजन है, वो आगे दिया हुआ है। भारतेंदु युग है, आधुनिक काल का विभाजन है, हमने अनेक भागों में आगे किया है। तो इसके अंतर्गत है भारतेंदु युग है वो 1850 से 1900, द्विवेदी युग है 1900 से 1918, छायावाद युग है 1918 से 36 तक, प्रगतिवाद युग है 1936 से 1943, प्रयोगवाद है 1943 से 1954, नई कविता है वो 1954 से आज तक। ये सारा किसके अंतर्गत आता है? आधुनिक काल के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत आधुनिक काल में ये सारे डिवाइडेशन किए हैं। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल का नामकरण और प्रकरण। दोस्तों आचार्य शुक्ल का हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत है, बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो उसके परीक्षा के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनको नामकरण किस क्या दिया है और इनके प्रकरण कितने बांटे हैं। तो आधुनिक काल में अगर पूछा जाए तो छायावाद तक ही उन्होंने इसका पार्टीशन किया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि छायावाद तक युग ही इनका मिलता है। आगे देखते हैं इसका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नामकरण गद्य काल के रूप में किया और आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में विभाजित किया है। आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने 4 प्रकरण में बांटा है। इन्होंने सबके जितने भी रीतिकाल और आदिकाल भक्तिकाल हैं उनको सब में प्रकरण में बांट के उनको विभाजित किया है। तो प्रकरण 1 के अंतर्गत है पुरानी धारा 1900 से 1925 ईस्वी तक। पुरानी धारा का टाइम क्या है? 1900 से 1925 तक। प्रकरण 2 है नई धारा प्रथम उत्थान 1925 से 1950 तक। प्रकरण 3 है नई धारा द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 तक। प्रकरण 4 है नई धारा तृतीय उत्थान 1975 से आज तक। दोस्तों अगर इनको देखा जाए तो ये तो रीतिकाल और जो पुरानी धारा है, रीतिकाल और ये आधुनिक काल है, उनके बीच की धारा है, उनके अंतर्गत आने वाले कवि इसके अंतर्गत आते हैं। और नई धारा प्रथम उत्थान है वो है दूसरा हमारा नई धारा यानी कि भारतेंदु युग से स्टार्ट होता है। द्वितीय उत्थान के अंतर्गत देखा जाए तो छायावाद युग हो जाएगा और तृतीय उत्थान के अंतर्गत हमारा छायावाद युग हो जाए। तो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने अकेला छायावाद युग तक ही इन्होंने उसके अपने साहित्य के अंतर्गत शामिल किया है। आगे देखते हैं। इनके सारे प्रकरण का समय है वो संवत में दिया हुआ है। परीक्षा के अंतर्गत ईस्वी में दे देते हैं और संवत में, दोनों में दे देते हैं क्योंकि उनको कन्फ्यूज होता है, दोनों में दिया होता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि उन्होंने संवत में अपना प्रकरण को विभाजित किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रकरण 1 के अंतर्गत पुरानी धारा के कवि आते हैं। जो हमें पीछे हमने किया है ये पुरानी धारा वाला, तो इसके अंतर्गत बताया है कि उन्होंने पुरानी धारा के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं। पुरानी धारा के कवि है उनसे जो वो होते हैं जो पुरानी परिपाटी के हिसाब से, जो कि पुरानी भाषा, पुराने ग्रंथ के रचनाकार का जो हिसाब किताब है, उसका भाषा शैली है, उनके इन्वायरमेंट है, उसको शामिल किया है। तो वो पुरानी परिपाटी के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से चले आ रहे थे, उनको ही पुरानी धारा के अंतर्गत शामिल किया है। जिसके अंतर्गत मुख्यतः कवि हैं राजा लक्ष्मण सिंह, गोविंद गिलाभाई, नवनीत चौबे, बाबा रघुनाथ दास, राम स्नेही। इन कवियों को हम रीतिकाल और आधुनिक काल के बीच के कवि भी कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने रीतिकाल और आधुनिक काल के दोनों की परिपाटियों को अपनाया है और ज़्यादातर इन्होंने रीतिकाल के बीच का काम किया है। जो कि दोनों परिपाटियों, इनको हम भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के अंतर्गत भी रख सकते हैं क्योंकि इन्होंने भारतेंदु से पहले, भारतेंदु युग है उनसे पहले काम किया है। तो इनको भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के अंतर्गत रखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे काव्य धारा क्यों यूज किया गया? क्योंकि इन्होंने काव्य धारा के अंतर्गत काम किया, न कि गद्य भाग के अंतर्गत। तो इन्होंने काव्य धारा, क्योंकि भारतेंदु पूर्व युग से पहले काव्य धारा ही चली आ रही थी, आगे भारतेंदु युग से गद्य काल है वो स्टार्ट होता है। जिसके अंदर गोपाल चंद्र गिरधरदास, चंद्रशेखर वाजपेयी, वैद्यनाथ द्विवेदी और लच्छीराम आदि महत्वपूर्ण कवि भी शामिल होते हैं के बीच के हिसाब से उन्होंने अपने काव्य और ग्रंथ की रचनाएं की थी। और अब हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल के बाद किन किन कवियों आधुनिक काल को क्या नाम दिया है। ये सारे कवि हमने शामिल किए हैं राजा लक्ष्मण सिंह, गोविंद गिलाभाई, नवनीत चौबे, बाबा रघुनाथ दास, राम स्नेही और आगे है गोपाल चंद्र गिरधरदास। गोपाल चंद्र गिरधरदास हैं वो भारतेंदु के हैं, वो क्या है, पिताजी थे। आगे है चंद्रशेखर वाजपेयी, वैद्यनाथ द्विवेदी, लच्छीराम। ये सारे किसमें आएंगे? पुरानी परिपाटी, जो पुरानी धारा है रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 1 बांटा है उसके अंतर्गत आएंगे।
आगे देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के बाद किन किन कवियों ने आधुनिक काल को क्या क्या नाम दिया है, क्योंकि सब जितने भी काल हमारे हुए हैं उन्होंने अलग अलग नाम से इन्होंने पुकारा है। तो ये देखते हैं कि आधुनिक काल को क्या क्या नाम दिया है, और ये पूछे भी जाते हैं परीक्षा के अंतर्गत। रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, गद्य काल। आधुनिक काल को क्या बोला है, गद्य काल बोला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है आधुनिक काल, और ये आज भी प्रसिद्ध है। राम कुमार वर्मा है वो आधुनिक काल। रामविलास शर्मा ने बोला है नवजागरण काल। त्रिभुवन ने क्या बोला है, जागरण काल। डॉक्टर नगेंद्र ने है बोला है पुनर्जागरण काल। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।